हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? गुड, चलें, परफेक्ट हो गया। ठीक है, वंडरफुल। सो फाइनली आई एम सॉरी, थोड़ा-सा ये इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज एंड ऑल दीज़ थिंग्स। वी आर ऑलरेडी इन सम अनसर्टेन टाइम्स। सो बहरहाल, नाउ लेट्स क्विकली बिगिन आवर एजेंडा। हमारा जो एजेंडा है दैट इज़ बेसिकली टू रिवाइज़ सम इम्पोर्टेंट आईएफआरएसेस। सही है जी, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट आईएफआरएसेस को रिवाइज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि अम, उनमें से कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी ऑलरेडी होगी और कुछ हम अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लेंगे। सो आई एम शेयरिंग माय स्टडी मैनुअल, जिसके एंड में हमारे पास कुछ समरीज आ रही हैं फॉर ऑफ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएएस एंड आईएफआरएस। आपको नजर आ रही है जी? कैन यू गाइस लुक एट दिस? चलें, परफेक्ट है। अच्छा, C5 6 के लेवल के ऊपर जरा मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ बात करूं कि देखें C5 6 के लेवल में C5 6 के लेवल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बहुत कोई गहराई में जाके बात कर रहे होंगे और आप कुछ क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट और रीमेजरमेंट और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होंगे। लेकिन वो आपसे ये चाहता है कि आप जो बेसिक रूल ऑफ थंब है, वो आप जानते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये बात अगर एक अकाउंटेंट को रात में वो सो रहा हो, रात के 2 बजे उठा के बोला जाए, बताओ यार ये इन्वेंटरी कैसे मेजर होती है? तो वो फ़ौरन से बताना चाहिए उसको कि यार ये लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे होती है। ठीक है? उसको पता होना चाहिए कि आईएस 10 के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं। तो ये बेसिक रूल ऑफ थंब है, ये किसी भी अकाउंटेंट, यानी अगर आपको चेक करना है कि वो इंसान अकाउंटेंट है या नहीं है, तो आप ये 2-4 सवाल पूछ सकते हो और आपको मालूम हो जाएगा कि वो बंदा अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है? अगर उसको जवाब नहीं आते होंगे। तो ये उस तरह की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी आपको। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, इससे थोड़ी-सी प्लस 1 कर लें आप, वो चाहिए होगा आपको, ठीक है, थोड़ा-सा। सो यहाँ पे हम बात कर स्टार्ट करते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स की और कुछ स्टैंडर्ड्स जो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। मैं ज़रा अपनी वर्ड फाइल खोलने जा रहा हूँ और उस वर्ड फाइल के ज़रिए से मैं लिखना चाहता हूँ कि वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कंपेयर टू अदर्स। सही है जी। सो वेबिनार वर्ड फाइल मैं ज़रा खोल के आपके सामने इसको शेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी। सो लेट मी जस्ट शेयर दिस वर्ड फाइल विद यू। सो वेरी क्विकली हम आएंगे अपने एजेंडा के ऊपर। तो पहले जरा इंपॉर्टेंट आईएफआरएस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट आईएफआरएस कौन से हैं, ये हम देख लें। ठीक है, यू माइट वांट टू मेक मेक नोट्स ऑफ इट, ताकि आपको बाद में सिर्फ ये वर्ड फाइल, क्योंकि आपके पास अगर हैंडी नोटबुक है और वहाँ पे आप उसको फौरन से रेफर कर सकते हैं, दैट विल बी रियली ग्रेट। ठीक है जी। आईएएस 1037 के सवालात बहुत फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। तो पहले मैं बताता हूँ कैटेगरी मोस्ट फेवरेट की। ठीक है, मोस्ट फेवरेट जो है ना वो कौन से हैं? आईएएस 1037 इज द मोस्ट फेवरेट वन। ठीक है, ये इसके साथ इनकी जोड़ी बनी हुई है, ये साथ आते हैं मिलके। ठीक है, फिर हमारे पास है फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है कभी कभार आईएएस आईएफआरएस 5 के बारे में। ठीक है, ये एट टाइम्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके किसी ना किसी रिस्क के क्वेश्चन के अंदर आईएएस 40 कभी कभार वो पूछता है। ठीक है, वो आपके आते हैं। सही है, तो मोस्ट फेवरेट आईएफआरएस। इसके अलावा आप लोगों ने भी बहुत सारे कुछ आइडेंटिफाई किए हुए होंगे। आप लोगों ने कौन कौन से जब जितने पास पेपर्स आपने देखे हैं, विच आर दोज आईएफआरएस जो कि स्टैंडर्ड्स जो कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। मैं अपना बताता हूँ एनालिसिस। आईएएस 2 होता है, ठीक है जी। फिर आईएएस 36 होता है। हाँ, आईएएस 36 वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। आईएएस 8 वो पूछता है, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। आईएफआरएस 5 के बारे में मैंने बताया, आईएफआरएस 5 वो पूछता है। सही है उमर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो पूछता है। इनफैक्ट इससे पहले वो आईएएस 18 था, अब वो आईएफआरएस 15 पूछता है। ठीक है, आईएफआरएस 15 पूछता है, लेकिन आईएफआरएस 15 को वो गहराई में नहीं जाके पूछता कभी। लेकिन वो पूछ सकता है, मतलब ऑफ कोर्स ये आईएफआरएस 15 को आए हुए भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वो किसी ऐसे मोमेंट के अंदर यानी इशू के अंदर जाके घुस जाए। अदरवाइज आईएफआरएस 15 डेफिनेटली इज द फेवरेट, इज वन ऑफ द फेवरेट वन।
IAS 38 और 16, IAS 16 भी जो है वो भी इसका एक फेवरेट है। IAS 38 16 के साथ ही अगर हम देख लें तो वो भी वो पूछता है। तो ये कुछ बुनियादी स्टैंडर्ड्स हैं। कंसोलिडेशन के अंदर एक मर्तबा कोई इसने गुडविल और उसकी कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स वगैरह पूछ लिए थे, वो आते हैं, बट इसको आप मोस्ट फेवरेट नहीं कह सकते हैं। तो लेस फेवरेट है जो कि टेस्ट हो रहे हैं, वो हमारे पास स्टैंडर्ड्स कह लें आप, फॉर एग्जांपल जिसमें वो गुडविल या IFRS 3 कह लूं मैं इसको फॉर एग्जांपल, या कंसोलिडेशन कह लूं, ठीक है, ये वो एट टाइम्स वो पूछ लेता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो लेस फेवरेट है उसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? IFRS 16 वो कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा लेस फेवरेट है, इतना ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं होता है इस अंदाज में, इस अंदाज में ये ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। IFRS 16 थोड़ा सा कह सकते हैं। बाकी आई थिंक एक आधा मर्तबा उसने टैक्स के इशू के बारे में बात की, बट वो स्टैंडर्ड की टेस्टिंग नहीं थी, बट वो टेस्टिंग जो थी वाज प्राइमरीली अबाउट प्रोविजनिंग नहीं की टैक्स की, या फिर सही प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इस तरह की कुछ अमाउंट थी। IFRS 16 की बात कर ली, हमने IAS 20 कभी कभार आ जाता है गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, ठीक है, वो मोस्ट फेवरेट नहीं कह सकते आप उसको, बट हाँ ये IAS 20 भी गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह आ सकता है। IAS 21 कह लें आप, सही है, दैट इज लेस फेवरेट, ठीक है। लेकिन मैंने आज तक इसका भी कोई सवाल देखा नहीं है जो कि ऑडिट पे टेस्ट हुआ हो। इसको मैं शायद लेस फेवरेट भी नहीं कहूंगा, लेकिन बहरहाल छोटी सी बातें हैं इसके अंदर, हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम IAS 12 के अंदर कुछ ज्यादा गहराई में अभी मैंने आज तक कोई सवाल देखा नहीं है। मैंने बताया ना कि इसमें से वो टैक्स की प्रोविजनिंग के बारे में कहता है, तो आप कह सकते हैं कि यार फॉर एग्जांपल ये लास्ट लेवल के ऊपर है, लीस्ट फेवरेट कह देते हैं उसको आप। IAS 12, ठीक है। इसके अलावा लीजेस के बारे में हमने बात कर ली, IFRS 16, IFRS 16 इज लीजेस, ठीक है। IAS 23 कभी कभार वो पूछ सकता है, बट मैं इसको खैर यहाँ पे डाल रहा हूँ IAS 23, ठीक है जी। बाकी 31, 32, IFRS 9 कभी उसने इस तरह से पूछा नहीं, तो मैं उसको यहाँ, बल्कि मैं इसको यहाँ पे डालना चाहूंगा। उसने खैर पूछा नहीं है, बट मैं मुझे लगता है कि यार इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी IFRS 8, हाँ ये कभी कभार वो पूछ लेता है, IFRS 8 तो मैं यहाँ डाल दूंगा। IFRS 2 के बारे में एक आधा सवाल आया है एक मरतबा, ठीक है, और उसको मैं यहाँ डाल सकता हूँ कैटेगराइज करने में। तो ऑफ कोर्स ये आर्ग्यूएबल है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ तो ये कोई बहुत ज्यादा, तो जस्ट ट्राइंग टू कैटेगराइज इट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और हम उसको फिर प्रायोरिटीज में जो है वो उसको हम जो है वो उसको पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पढ़ने की प्रायोरिटी के लिए हमने इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया है। अदरवाइज ऑफ कोर्स इट इज ऑल आर्ग्यूएबल एंड क्वेश्चनेबल, यार ये ज्यादा टेस्ट हुआ है, कम टेस्ट हुआ है, लेकिन जो मुझे ऊपर नजर आया कि उसका मोस्ट फेवरेट वाले जो है ना ज्यादा टेस्ट हुए हैं, सही है। चले मेरे ख्याल में अब स्टार्ट करते हैं, और हाँ आई थिंक IFRS 13 को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी तो सारे लीस्ट फेवरेट के अंदर आ जाएंगे ना, बाकी सारे तो लीस्ट फेवरेट के अंदर ही आ सकते हैं। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में जो कि IAS 10 और 37 से। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपके सामने 10 और 37 के लिए। दिस इज गोइंग टू बी द स्क्रीन, ये रहा, ठीक हो गया जी, वंडरफुल। IAS 10 के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा मैं अच्छा उसका मेथड इस तरह से कर लेते हैं कि मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा भी, और आपने क्विकली मुझे इस पे जवाब भी देना है, ठीक है जी। और अगर मैं कोई एग्जांपल पूछूं तो आपने एग्जांपल भी लिख के डालनी है, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर दीज स्टैंडर्ड, और हम कोशिश करते हैं कि हम 5 मिनट देंगे फॉर ईच स्टैंडर्ड, क्योंकि वो 5 मिनट का जो ये क्राइटेरिया होगा ना, ये हमें फिल्टर करेगा वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे जो कि 5 मिनट के अंदर आ सकते हैं। जो चीज 5 मिनट से ऊपर जाएगी वो डेफिनेटली दैट विल बी अ डिटेल, और वो डिटेल C5 1 के लेवल पे तो रेलिवेंट है, बट C5 6 के लेवल पे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर हमने क्विकली खत्म करना है। ये 5 मिनट स्टैंडर्ड्स हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं IAS 10 से।
IS 10 के अंदर वो दो बुनियादी बातें करता है। वो कहता है भाई इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट और इवेंट बिफोर रिपोर्टिंग डेट। इसको एक जो रिपोर्टिंग डेट के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में वो कहता है आपसे कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो कि एडजस्टिंग इवेंट्स हैं और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसको वो कहता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं कि जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। इफ यू वांट टू मेक सम फ्लो चार्ट्स, ऑफ कोर्स ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आपको इसी मैनुअल के अंदर जो कि सफिशिएंट डिटेल्स हैं, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो जो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है उसके अंदर जो एडजस्टिंग इवेंट है वो इवेंट होगा जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। कंडीशन से मुराद क्या है? कंडीशन से मुराद ये है कि उसकी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई लीगल केस है तो वो लीगल केस ईयर एंड के ऊपर एग्जिस्ट करता हो, जिसके डिसीजन लेट सपोज आ रहा हो और रिपोर्टिंग डेट के बाद। लेट सपोज कोई सेल्स की रिटर्न हो रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ईयर एंड के ऊपर वो सेल्स की भी है तो उसके रिटर्न की पॉसिबिलिटी आगे मौजूद है। सो सेल्स का होना इज द कंडीशन एंड यू आल्सो हैव अ पॉलिसी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है। तो और इस कंडीशन का ईयर एंड के ऊपर होना और रिपोर्टिंग डेट के बाद, यानी ईयर एंड के बाद उसके अंदर जो डेवलपमेंट आ रही है उसको एडजस्ट करना है नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने बात की एडजस्टिंग इवेंट की जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है एट द रिपोर्टिंग डेट। जो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होता है उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी कंडीशन भी ईयर एंड के बाद एग्जिस्ट करती है। तो यानी वो बिल्कुल प्योरली वो प्योरली जो है ना वो रिपोर्टिंग डेट के बाद का इवेंट है जिसकी कंडीशन भी उसके बाद है, ईयर एंड के ऊपर उसकी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ अब देखें, एक एग्जांपल एग्जिस्टिंग इवेंट की ये भी देता है स्टैंडर्ड। वो कहता है भाई डेटर्स डेटर्स अगर फॉर एग्जांपल ईयर एंड के बाद आपके ईयर एंड पे डेटर्स एग्जिस्ट करते थे और ईयर एंड के बाद अगर आपके डेटर्स के अंदर कोई प्रोविजनिंग, कोई बेड डेट, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी आती है, then you have to record bad debts because the condition existed at the balance sheet date, the debtor was existing at the balance sheet date। और वो उसके बारे में ये भी कहता है कि ये जो बैंक्रप्सी और इसके पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट पेइंग यू, ये ओवरनाइट कोई इवेंट नहीं होता। दिस बेसिकली मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चले जी। जो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होते हैं उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। एक एक्सेप्शन है कि अगर एक ऐसा इवेंट जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी अगर वो रिपोर्टिंग डेट के बाद और बिफोर द इश्यू ऑफ द रिपोर्ट, बिफोर द रिपोर्ट इज बीइंग साइंड, उससे पहले वो आइडेंटिफाई हो जाता है, तो आपको उस इवेंट को एज एन एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो वो कौन सी एक्सेप्शन है? दैट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न इश्यूज अराइजिंग आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। And ये कहता है जी, an entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the end of the reporting period either that it intends to liquidate the entity or to cease trading or that it has no realistic alternative but to do so। तो यहाँ पे ये तीन बातें हमने पढ़ ली। हमने कहा कि एग्जिस्टिंग इवेंट, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, इसकी एग्जांपल्स हमने देख ली और हमने ये बात कर ली कि जो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होता है उनको करना क्या होता है, व्हाट डू वी डू विद दैट, हमने क्या करना होता है उनके बारे में, हम क्या करते हैं इनके बारे में। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स के बारे में हम करते क्या है? वी डिस्क्लोज देम। और अगर वो मटेरियल भी नहीं होते तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं करते। अगर वो मटेरियल नहीं होते तो फिर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं करते। इफ इट इज मटेरियल देन वी डिस्क्लोज इट। ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाउ डू यू हैव एनी मोर एग्जांपल्स? हमने बात की इन्वेंटरी की, हमने बात की सेल्स रिटर्न की, हमने बात की लीगल केस की। एनी मोर एग्जांपल्स ऑन एग्जिस्टिंग इवेंट? हमारे पास आखिरी मिनट है फॉर आई स्टैंड। एनी मोर एग्जांपल्स ऑन एग्जिस्टिंग इवेंट?
कोर्ट केस का डिसीजन आ गया, लीगल केस की बात हो गई। नाउ वन मोर एग्जांपल लास्ट मिनट हमारे पास वो ये है कि लेट्स सपोज कोई डिविडेंड्स, ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डिविडेंड एक एग्जिस्टिंग इवेंट की एग्जांपल नहीं है अंजना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, if an entity declares dividend after the reporting date, entity shall not recognize those dividend as a liability at the end of the reporting period, that it is a non existing event, because वो अप्रूवल के बाद ही आपकी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज एज वेल, अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है ईयर एंड के ऊपर और ईयर एंड के बाद वो इन्वेंट्री कम में बिकती है, इसका मतलब ये है कि ईयर एंड के ऊपर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि ये इन्वेंट्री की वैल्यू should have been carried at the lower of cost or NRV। सही है? तो यहाँ पे inventory is also another situation. Impairment of assets or plant and machinery could also be a possibility of an existing event। ठीक है, अगर condition exist करती है। Now moving on to another standard which is IS 37 पे हम जाते हैं। IS 37 हमारे पास है जी, हमारे पास मौजूद है। तो IS 37 पे हम आते हैं जी। Now नाउ IS 37 जो बात करता है वो कहता है, देखिए प्रोविजन क्या होती है, वो कहता है कि देखिए IS 10 ये कहता है कि किस पॉइंट इन टाइम पे, यानी किस इवेंट को ईयर एंड में एडजस्ट होना है और नहीं होना। ठीक है, वही बात करता है। नाउ IS 37 बताता है कि उस इवेंट की प्रोविजनिंग कैसे होनी है, अगर वो इवेंट प्रोविजन रिक्वायर करता है या उस तरह की एडजस्टमेंट रिक्वायर करता है। ठीक है, तो IS 37 इज बेसिकली अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजनिंग, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। नाउ प्रोविजन बेसिकली क्या होती है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और एन अमाउंट। नाउ एक लायबिलिटी आप किस सूरत हाल में रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की तीन कंडीशंस हैं। एक ये है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कोई पास्ट इवेंट होना चाहिए। तो अगर लेट सपोज आपने कोई प्लांट लगा लिया है तो उस प्लांट की लगाना इज बेसिकली अ पास्ट इवेंट। उस प्लांट की रिस्टोरेशन की प्रोविजनिंग अगर आपने करनी है, दैट इज बेसिकली अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बिकॉज एक लॉ कहता है कि आपको उस प्लांट को डीकमिशनिंग कॉस्ट को प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। सो दैट डीकमिशनिंग कॉस्ट की प्रोविजनिंग इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पास्ट इवेंट क्या है? आपने प्लांट लगा दिया और प्लांट लगाने के साथ साथ आपने उस जमीन को खराब कर दिया। ठीक है जी, और उसके साथ साथ दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बाय एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी प्रोबेबल। वो कहता है जी तीन कंडीशंस हैं लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की। तो अगर ये तीन कंडीशंस मौजूद हैं, then of course you need to record a liability। मैंने आपको प्लांट की एग्जांपल दी। Do you have any more examples? Give me one example. Give me one example of liability. One example of a liability. वारंटी, वंडरफुल, आपने सेल्स कर दी। सेल्स इज बेसिकली योर पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज बेसिकली योर वारंटी प्रोविजनिंग जो आप रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अब आपने उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और आउटफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है और उसकी आप एस्टिमेशन करते हैं वारंटी की। सही है। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। नाउ if there is no past event, अगर past event नहीं है, there is no liability, so the liability has to arise as a result of past event। Anzala, very nice, redundancy cost। ठीक है जी। a past event can create two types of obligation। legal obligation जो कि law define करते हैं, constructive obligation जो कि आपकी practice है, historical customary practices और आपकी जो expectation create होती है by fulfilling those by 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 your business practices basically। यानी आपकी जो पास्ट जो हिस्ट्री चली आ रही है ना, वो बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन को डिफाइन करती है। ठीक है जी। तो अगर आपको डीकमिशनिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल या वारंटी, आप कोई लीगल या फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं भी है, ठीक है, लेकिन अगर आप इससे पहले वारंटी अगर आपके पास कोई क्लेम आता है तो फिर आप उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन इट बिकम्स अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो रिकॉग्नाइज कब करनी पड़ेगी आपको प्रोविजनिंग? हमने इसमें बात की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फॉर एग्जांपल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो एंड द ऑब्लिगेशन मस्ट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। दैट्स आल्सो पॉइंट। ठीक है, ऑब्लिगेशन मस्ट बी रिलायबली। ये बड़ा रेयर होता है कि जहां पे आपके पास ऑब्लिगेशन इज नॉट रिलायबली एस्टिमेटेड, तो ये तो बड़ा रेयर होता है। नाउ अगर ये तीन क्राइटेरिया मीट करते हैं देन यू रिकॉर्ड अ प्रोविजन।
और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि इट्स basically not a present obligation, it's a possible obligation. Now that's a lower level of possibility. It's a possible obligation. Possible obligation है तो उस केस में and possible obligation अगर है और आपका आउटफ्लो रिमोट नहीं है, then in situation you record a contingent of course liability. आप एक contingent liability और contingency disclose करते हैं. लेकिन अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, देन ऑफ कोर्स यू डू नथिंग. ना आप कंटीजेंसी डिस्क्लोज करते हैं, ना आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे प्रोविजन को मेजर करने का जो तरीकाकार है, वो कहते हैं जी आपको इट शुड बी मेजर्ड बाय द बेस्ट एस्टिमेट. जो बेस्ट एस्टिमेट है आपका, वो आपको उसके बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करना है. इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है, रिस्ट्रक्चरिंग की इंपॉर्टेंट बात है जो हम करनी चाहिए. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के बारे में वो कहता है यू शुड नॉट मेक अ प्रोविजन, इसका प्रोविजन नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. वो लॉसेस जो कि अभी, क्योंकि इसको आप अवॉइड कर सकते हो, वो लॉसेस जो कि फ्यूचर के हैं, आपने दुकान बंद कर दी और आपने बोला यार ये लॉसेस जो मुझे हो रहे हैं वो मुझे नहीं होंगे, तो इट्स नॉट एन अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन. तो ये आप अवॉइड कर सकते हो. दैट्स व्हाई फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते हो. ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग एक्सीड्स द बेनिफिट्स. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अब यहाँ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन है जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन. ठीक है, लेट्स सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी कॉस्ट आपको डॉलर्स में पड़ रही है और जिसकी अमाउंट रिसीव आप कर रहे हो रुपीस के अंदर. अब डॉलर्स की फॉर एग्जांपल रेट बढ़ गया तो जाहिर है आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. बट इवन इन दैट सिचुएशन अगर आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो आपको उस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा. सो ऑफ कोर्स या तो आप उसको फुलफिल करोगे तो फुलफिल करने की जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार इसको फुलफिल करने से अच्छा है कि मैं पेनल्टी पे करूं और मैं निकल जाऊं बाहर, तो फिर पेनल्टी. तो ऑफ कोर्स एट द लोअर ऑफ दीज टू अमाउंट्स, पेनल्टी और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज बेसिकली अ प्रोविजन, बिकॉज दिस इज द लीस्ट अमाउंट जो कि आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी. मेरी बात समझ में आती है? नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में भी टेस्ट होता है, व्हिच इज रिस्ट्रक्चरिंग. रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कहता है इट्स बेसिकली अ प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू चेंज द स्कोप ऑफ बिजनेस और मैनर ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस. आप दुकान बंद कर रहे हैं, आप प्लांट बंद कर रहे हैं, आप सेगमेंट बंद कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, आपकी मैनेजमेंट हायरार्कीज चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आप मेजर फॉर एग्जांपल लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, रिडेंडेंसी कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स इन दैट सिचुएशन यू आर डूइंग रिस्ट्रक्चरिंग. सो अगर आपके मेजर बिजनेस के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर यू आर डूइंग स्कोप में चेंज आ रहा है या फिर आपके मैनर में चेंज आ रहा है, द वे यू ऑपरेट. तो उस केस में नाउ द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कि आपने जो रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, इसके नतीजे में 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान आपके पास होना चाहिए, यानी कौन सी लोकेशन पे, अगर आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं है तो ऑफ कोर्स आपके पास फॉर्मल प्लान नहीं है. तो अगर आप किसी भी बंदे से पूछेंगे ना भाई आप क्या रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, यार हमारे पास प्लान तैयार हो गया, हमने कहा प्लान तैयार हो गया है. तो आप प्लान तैयार होने से मुराद क्या होगी कि आप किस बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कितनी लोकेशंस को आप रिमूव कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं, या कितने एम्प्लॉइज को आप रिडंडेंट कर रहे हैं, या कौन सा टाइम, किस पॉइंट इन टाइम पे आप ये चीज बंद कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल रिस्ट्रक्चर्ड मोड में स्टार्ट हो रहे हैं, या कौन से एक्सपेंडिचर्स होने हैं. तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिटेल्ड फॉर्मल प्लान. ठीक है, ये पहली कंडीशन है. और इसके अंदर जो डिटेल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान आपका बन चुका हुआ हो. फिर आपके पास आती है वैलिड एक्सपेक्टेशन. अगर वैलिड एक्सपेक्टेशन आपने क्रिएट करने से मुराद आमतौर पे होती है व्हेन यू कम्युनिकेट इट टू योर एम्प्लॉइज और टू ऑल योर स्टेक होल्डर्स. तो आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और डिफरेंट तरह की जगहों के अंदर आपने कम्युनिकेट अगर कर दिया है, दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन. ठीक है जी. तो I-37 कहता है कि यार इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग अगर आपने कर रहे हैं तो आपको प्रोविजन सिर्फ इसी सूरत में रिकॉर्ड करनी है जब आपकी ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हो. फॉर्मल प्लान, और फॉर्मल प्लान के पीछे भी कंडीशंस है. ठीक है, वो फॉर्मल प्लान नहीं है कि जिसके पीछे आपको ये नहीं पता कि लोकेशन क्या है, एम्प्लॉइज कौन से हैं और क्या है. ठीक है जी. तो ये बात समझ में आती है. सुनाओ, अब हम बात करते हैं आगे अबाउट कंटीजेंसीज. कंटीजेंसी के अंदर वो कहता है जी अगर कंटीजेंसी आप उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब कंटीजेंसी आप
कंटिजेंसी आप उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब आपके पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है which is not a present obligation, or that will be confirmed by some future events, or a present obligation, but either the outflow of economic benefit is not probable, or the amount of obligation cannot be reliably measured. ठीक है, now अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, अच्छा now this is basically a range. So ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जो लॉ से और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन या उसकी हिस्ट्री से या प्रैक्टिसेस से डिफाइन हो रही हो. ऐसा पॉसिबल है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो जहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज होते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो ही नहीं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी ना हो. सो और इट ऑल डिपेंड्स, ये आपको सवाल के अंदर बताया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है और पॉसिबल ऑब्लिगेशन की टाइप क्या है, ये आपको सवाल में बताया जाएगा. सो ऑफ कोर्स कंटिंजेंट लायबिलिटी के केस में आपने सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है. और कंटिंजेंट एसेट क्या होता है जी? व्हाट इज अ कंटिंजेंट एसेट? कंटिंजेंट एसेट इज अ पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम past events that will be confirmed by future events, not fully under the entity's control. Now आप जानते हैं बात कि एसेट की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी. तो ये जो कंटिंजेंट एसेट है ये अभी तक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं आया है. Similarly, with contingent liabilities, you should not book anything in relation to contingent asset, but you make appropriate disclosures. तो आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है. ठीक हो गया जी? Now, ये उस वक्त आप रिकॉर्ड करते हैं एसेट को जब वो वर्चुअली सर्टन हो जाता है. सही है? Now, moving on. अब हम आगे बढ़ते हैं with our next topic, which is मैं एक काम करता हूँ, अब मैं IAS 16 की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टेस्ट होने वाला स्टैंडर्ड है. So I'm moving on to IAS 16. Any confusion in this standard? IAS 10, IAS 37. अब जरा मुझे ये भी बताओ confusion है या नहीं है, और मुझे ये भी बताओ कि am I going in the right flow? मेरी बात और मेरी चीज समझ में आ रही है या फिर you want me to be slow about it? क्योंकि मैं इसलिए तेजी से बढ़ रहा हूँ because we need to cover this in 2 webinars at least. हम 2 वेबिनार में इसको खत्म करना है. IAS 16 आ गया जी. Is that fine to everyone? क्योंकि सारी बात आपने पढ़ी हुई है, मुझे सिर्फ उसको फॉर एग्जांपल दोहरा के कुछ एग्जांपल से रिलेट करना है. दैट्स इट. ठीक है ना? हाँ. नाउ अब हम बात करते हैं IAS 16 की. IAS 16 के बारे में वो कहता है जी, IAS 16 बेसिकली आप इसको इनिशियल रिकग्निशन किस पॉइंट इन टाइम के ऊपर होती है? जब बेसिकली आपके पास वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है. ठीक है जी. तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द IAS ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उस वक्त आप रिकॉर्ड करते हैं जब आपके पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है और उसके अंदर आपकी तमाम तरह डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ जाती है, जो कि आपकी इनिशियल कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाती हैं. ऑफ कोर्स जो टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं वो आपकी कॉस्ट में शामिल नहीं होते हैं. वो कॉस्ट जो कि आपकी वो अमाउंट जो कि आपकी कॉस्ट में शामिल नहीं होती है वो कौन सी होती है? कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑन दैट? वो कौन सी अमाउंट्स होती हैं जो कि आपकी कॉस्ट में शामिल नहीं होती हैं? वो कौन सी कैटेगरी ऑफ कॉस्ट होती हैं? रिफंडेबल टैक्सेस वो शामिल नहीं होते. और कौन सी शामिल नहीं होती? ट्रेनिंग एंड एडमिन कॉस्ट. वेरी नाइस. तो एडमिन कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपकी शामिल नहीं होती. जनरल एक्सपेंसेस शामिल नहीं होते हैं. जो शामिल होती है वो कौन सी होती है? परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स. ठीक है. एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन. तो तमाम तरह कॉस्ट जो है वो आप कैपिटलाइज करते हो. सो ऑफ कोर्स साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस, कोई कंसल्टेंसी फीस पे की है, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, असेंबली, ये सारी कॉस्ट आपकी शामिल होगी. इनिशियल एस्टिमेट, इसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द कॉस्ट ये भी आपकी शामिल होती है और इसको आप रिकॉर्ड करते हो एट द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. तो आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ये रिकॉर्ड कर रहे होते हो. काफी मरतबा सवाल इस तरह का आता है, वो आपसे पूछता है कि वो आपसे कहता है कि आप जो है वो एसेट जो है उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की सही प्रोविजन नहीं हुई. तो इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो होता है वो इससे भी होता है कि आपकी जो एसेट कैपिटलाइज किया होगा वो भी सही नहीं हो किया होगा, बिकॉज डबल एंट्री होती है ना, एसेट डेबिट और प्रोविजनिंग क्रेडिट होती है. सही जी. तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट. ठीक है. तो कैश प्राइस इक्विवेलेंट आप उसको रिकॉर्ड करते हो. अगर पेमेंट डेफर होती है तो ऑफ कोर्स आप उसको रिकॉर्ड करते हो एज एन इंटरेस्ट अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट. ये बात समझ में आती है?
सब्सिक्वेंटली हमारे पास दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट में आप बहुत सिंपली स्पीकिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये आप जानते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आप उसको रिकॉर्ड करते हो रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर, और उसको आपको जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल किसी भी क्लास ऑफ एसेट के लिए चूज करते हो, किसी भी एसेट के लिए चूज करते हो, देन यू हैव टू चूज इट फॉर द एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यानी अगर इसकी बात कर रहे हो तो आपको सारी बिल्डिंग्स के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और इक्विपमेंट की बात कर रहे हो, किसी और जगह बात कर रहे हो, तो आपको किसी प्लांट की बात कर रहे हो तो आपको सारे प्लांट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया होता है। बहुत मर्तबा ये एग्जाम में आ चुका है कि एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किस क्लॉज को बार बार उठा के पूछता है, ठीक है, और वो सिनेरियो दे देता है इस तरह का कि यार आपने जो है वो बताना है कि आपको 5 में से 3 प्रॉपर्टी रिवैल्यू हो रही है, 2 नहीं हो रही है, इस तरह की बात को बहुत मर्तबा करता है। जो चेंज आएगा उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर और रिवैल्यूएशन सरप्लस की हेडिंग में, ठीक है जी। अगर ऑफ कोर्स आप इंक्रीज हो रहा है तो आप रिकॉर्ड करोगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। अगर डिक्रीज हो रहा है दैट मींस वो एक इम्पेयरमेंट है, ठीक है, और उसको आप रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। लेकिन अगर आपके पास पहले से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कोई बैलेंस मौजूद है तो फिर आप पहले से उसको रिवर्स करोगे, उसके बाद फिर आप जाओगे टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात समझ में आती है? और अगर लेट्स सपोज इसी तरीके से इंक्रीज के केस में भी अगर आपने पहले कोई प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है इम्पेयरमेंट के नाम के ऊपर, तो पहले आप इसको कवर करोगे और उसके बाद फिर आप जाओगे टुवर्ड्स रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब इसकी कंपटीशन में जाना जरूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये आप C51 के अंदर आमतौर पर देखते हैं, ठीक है जी। बाकी मेरे ख्याल में इसमें एक दो बातें और हैं। एक दो बातें और क्या है जी इसमें, एक मिनट रुक जाइए। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपके कुछ पार्ट्स जो हैं उसकी रेगुलर रिप्लेसमेंट करनी होती है, ठीक है जी। तो उसमें लेट्स सपोज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एग्जांपल देता है स्टैंडर्ड, तो उसके केस में आप उसको पुरानी कैरिंग अमाउंट को डिक्लास करते हो और नई कैरिंग अमाउंट को रिकॉर्ड कर देते हो। दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क दैट आउट। कभी कभार बहुत सारे एसेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की अलग अलग यूजफुल लाइफ होती है, तो आपको उनकी अलग अलग यूजफुल लाइफ के हिसाब से आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभार इस तरह का सवाल भी आता है कि वो आपको देता है कैपिटल स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो कैपिटल स्टोर्स एंड स्पेयर्स की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है भाई? इन्वेंटरी में होती है, केपेक्स में होती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में होती है, कहाँ पे होती है? कैपिटल स्टोर्स एंड स्पेयर्स वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स जिन जो के 1 साल से ज्यादा जिनकी लाइफ होती है, उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कि पीपी में रिकॉर्ड करते हैं या फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंटरी में? उसको रिकॉर्ड करते हैं पीपी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल नेचर के होते हैं, तो इसको हम पीपी में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम इन्वेंटरी में लेके नहीं जाते हैं। और बहुत जगहों पे सवाल में इस तरह के मसाइल आते हैं कि जो क्लाइंट होता है वो उसको लेके चले आता है इन्वेंटरी के अंदर, और वो पॉसिबली अपने करंट रेशियो को इंप्रूव करने के लिए वो काम कर रहा होता है, तो उसको रिक्लासिफाई करके जाना पड़ता है टुवर्ड्स पीपीई। और फिर पीपीई के अंदर आप डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स भी इसकी रिकॉर्ड होनी होती है, सारे काम उसके होने होते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अबाउट वाटर की। बाकी मेरे ख्याल में खत्म हो गया, ठीक है जी। IS 16 डन। IS 38 कर लेते हैं जी। IS 38, IS 38, लेट्स डू इट। 38 नहीं है यहाँ पे? 38 है? चलिए IS 38 बाद में कर देंगे, मैं आपको समरी अलग से दे दूंगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एंड वी टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल लेट्स कम बैक टू आवर वेबिनार लिस्ट, स्टैंडर्ड फी लिस्ट। IS 40 कर लेते हैं, चले जी। IS 2 कर सकते हैं, IS 40 जो इम्पोर्टेंट वंस है वो कर लेते हैं। IS 2 के अंदर जो है ना है IS 38 पेज 254। ये रहा जी, वंडरफुल, ठीक हो गया। IS 38 आ गया। IS 38 के पहले जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। IS 38 की जो एग्जांपल्स हैं उसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, आपके इंटेंजिबल, कस्टमर लिस्ट, मॉर्गेज सर्विसेज, लाइसेंसिंग, रॉयल्टी, फॉर एग्जांपल कुछ एग्रीमेंट्स हैं, मार्केटिंग राइट्स हैं,
वो आपके सारे आते हैं इंटेंजिबल्स के अंदर। नाउ इंटेंजिबल को आप अक्वायर कर सकते हैं बाय सेपरेट ट्रांजैक्शन। आमतौर पे जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उस वक्त आप इंटेंजिबल एसेट्स को अक्वायर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल, या फिर यू कैन क्रिएट सेल्फ क्रिएट दोस एसेट्स, इंटरनल जनरेशन जो होती है। नाउ IAS 38 जो है उसके अंदर वो बात करता है कि IAS 38 के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का। नो R&D कॉस्ट की कुछ क्राइटेरिया, उसके 7 क्राइटेरियाज हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वो फीजिबल भी हो, उसके लिए कॉस्ट टू डेवलप आपके पास मौजूद हो। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि दो तरह की कॉस्ट है, एक है रिसर्च कॉस्ट एंड द अदर इज डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट को, रिसर्च फेज की तमाम तर कॉस्ट को आप एक्सपेंस आउट करते हैं, और डेवलपमेंट कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करते हैं ओनली आफ्टर टेक्निकल एंड कमर्शियल फिजिबिलिटी। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज आप कोई दवाई बना रहे हैं, तो उस दवाई की जो रिसर्च चल रही है, लेट्स सपोज आजकल ये चल रहा है फॉर एग्जांपल पेंडेमिक, तो उसमें लेट्स सपोज कोई दवाई बननी है। अब इस वायरस की जो दवाई बननी है उसकी जो रिसर्च फेज के अंदर जितनी भी टेस्टिंग हो रही है, कॉस्ट इनकर हो रही है, वो तमाम तर कॉस्ट को आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट लॉस के अंदर। लेकिन जैसे ही इसकी ट्रायल रन के बाद टेक्निकल और कमर्शियल फिजिबिलिटी मालूम हो गई और आपको पता लग गया कि नहीं, ये दवाई जो है वो, फॉर इंस्टेंस ये दवाई या ये जो वैक्सीन है ये वर्क करेगी, और अब इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ जाना है और उसको फर्दर फॉर एग्जांपल इसकी टेक्निकल और कमर्शियल फिजिबिलिटी के बाद अब इसको आप डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब जब आप उसको डेवलप करेंगे उसके बाद फिर जो तमाम तर कॉस्ट होंगी उसको आप कैपिटलाइज करेंगे, और उसके लिए फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो, फॉर एग्जांपल एंटिटी की इंटेंशन हो, एंटिटी की एबिलिटी हो, ये सारी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, और एबिलिटी टू कंप्लीट भी हो, इंटेंशन टू कंप्लीट भी हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और ये जो सेल करने के बाद ये एसेट, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो दवाई है, मेडिसिन है, ये बेसिकली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी जनरेट कर रही हो। सही है जी। सो ये आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए। Now, the following items must be charged to expense when incurred. For example, internally generated goodwill को आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते as an asset, as an intangible asset. ठीक है, ये आपका होगा internally generated goodwill should be expensed out. Startup, pre-opening, pre-operating cost को आप expense out करते हैं, training cost expense out करते हैं, advertisement cost expense out करते हैं, relocation cost expense out करते हैं। ठीक है जी। जो कि कैपिटलाइज होती हैं आमतौर पे, वो आमतौर पे आपके जो इंटेंजिबल्स होते हैं वो एक तो अगर आपने खुद ने डेवलप किया है, डेवलपमेंट कॉस्ट जो आपकी है वो उस पे कैपिटलाइज करते हैं, या फिर आप एक्वायर करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर भी आपके पास दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आप डेफिनेटली उसको रिकॉर्ड करते हैं एज अ, और उसका जो अमाउंट है दैट विल मूव टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर हम आगे बढ़ते हैं, we will talk about, for example, there are two classifications of intangible assets based on useful life. One is indefinite life होती है, ठीक है जी, and the other is finite life, a limited period of benefit to the entity. Now, अगर indefinite useful life होती है तो of course वहाँ पे आपको उसको impairment के लिए हर साल टेस्ट करना पड़ता है, ये एक रिक्वायरमेंट होती है intangible assets की। Now, moving on, हम अगर देखते हैं मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू दी एक्सपेंडिचर, मेरे ख्याल में यहाँ पे अब हमारी रेलेवेंट बातें खत्म हो गई हैं। सही है जी। और एक पॉइंट यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, एन इंटेंजिबल एसेट विद एन इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ शुड नॉट बी अमोर्टाइज्ड। उसको आप अमोर्टाइज नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज उसकी यूजफुल लाइफ डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड लाइफ होती है इसकी, बट उसकी डेफिनेट लाइफ नहीं होती है, डेफिनेट इनडेफिनेट होती है, यानी डिफाइंड नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इंटेंजिबल के अंदर जो बातें थी वो हमने बातें कर ली हैं। सही। नाउ मूविंग ऑन, अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉक अबाउट IAS 40 है, IAS 40। IAS 40 के अंदर जो है वो कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको आप दो पर्पसेस के लिए होल्ड करते हैं। एक होती है फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ लैंड और अ बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, इट कैन नॉट बी अ प्लांट एंड मशीनरी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। ये लैंड और बिल्डिंग बेसिकली, और इसको आप होल्ड करते हो फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला क्या है, टू अर्न रेंटल्स, दूसरा इज फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अगर आप उसको
रख के इससे रेंटल कमा रहे हो, that also meets the criteria of investment property. And the other is for capital appreciation, आपने रख के उसके जरिए से आपने कैपिटल एप्रिसिएशन कमानी है, that's also an investment property. ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि कुछ if you hold a building or a land for any of the following purposes then it cannot be classified as investment property. हमने बात की for example अगर आप उसको खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये सवाल इस तरह का पॉसिबल आ सकता है। ठीक है जी। अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई नहीं होगा। अगर आप इसमें खुद आपका अपना ऑफिस है तो वो वाला हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से बाहर चला जाता है, वो आपका पीपीई है। ठीक है, आई 16 के हिसाब से। अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ द गुड्स इन दैट सिचुएशन एज वेल, वो आपकी आई 40 में क्लासिफाई नहीं होता। So, ये हमने एग्जांपल्स देख ली। नाउ रिकग्निशन की जो रूल्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे आमतौर पे हमारे I-16 के हैं। परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर्स, सारे नॉन रिफंडेबल फॉर एग्जांपल आपकी ऐड होंगी और रिफंडेबल जो है वो निकल जाएंगी यहाँ से। ठीक है, बाकी ये सारे एक्सपेंसेस सारे वैसे ही हैं जैसे आपके तौर पे होते हैं I-16 के अंदर। इसमें भी आप कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, सब्सिक्वेंटली आपके पास दो मॉडल्स हैं। Subsequently आपके पास दो मॉडल्स हैं, one is your fair value model and the other is your cost model। ठीक है जी। fair value model is basically the model जिसके अंदर आप उसकी रीवैल्यू करते हो एसेट को at your reporting date और उसके बाद जो इसका गेन और लॉस होता है that you record in profit and loss। I-16 के अंदर आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करते, आप उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हो एज ए रिवर्सल सरप्लस। ठीक है, I-40 में आप इसको रिकॉर्ड करते हो एट प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट मॉडल के ऊपर है तो फिर डेफिनेटली वैसे ही होगा जैसे आमतौर पे होता है I-16 के अंदर, वैसे आप निकाल दोगे डेप्रिसिएशन। अगर लेट सपोज ये खालिद ने सवाल पूछा, खालिद ने कहा कि भाई ये बताएं इफ इट एक्सप्लेन फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ये सेल हो रही है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देन ऑफ कोर्स ये एक इन्वेंट्री है, ये I-16 भी नहीं है, ये इन्वेंट्री हो जाएगा। देखो बहुत सारी जो रियल एस्टेट कंपनी जैसे बहरा टाउन है, तो बहरा टाउन के पास जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टी वो उसको बेचता है ना। ठीक है ना, वो उसको कहता है कि आप अपार्टमेंट्स हैं उसके पास घर हैं, वो उसको बेच रहा है। तो ये जो काम कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी उसने रखी हुई है फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका बिजनेस अफेयर ही इसका वही है जो उसने प्रॉपर्टी सेल और परचेज करनी है। तो उस केस में वो प्रॉपर्टी चली जाएगी IS-2 के अंदर। समझ आती है बात? इसलिए इसको आप IS-40 में क्लासिफाई नहीं करते हो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बाद हमने बात कर ली। अच्छा जी, नाउ अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IS-40, अब यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे होना चाहिए था, अब देखिए now transfers from and to from and to investment property. So when we speak about transfers related to investment property we mean that the change of classification, यानी अगर आपकी IS-16 से IS-40 में चली गई, IS-40 से IS-16 में चली गई, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ योर ओन ऑफिस, तो ये था IS-16 से जब IS-40 में जाएगा तो फिर क्या होगा, IS-16 से जब वो IS-40 में जाएगा तो उसको आप रिकॉर्ड करो और वो है एट द फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है जी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग अमाउंट होगा वो चला जाएगा कहां पर, जरा बताइए। IS-16 से अगर IS-40 में जा रहा है तो फिर क्या होगा, और अगर IS-40 से IS-16 में जा रहा है तो फिर क्या होगा, P&L। बिल्कुल ठीक। तो अब हम इसकी द फेयर वैल्यू विल बी द कॉस्ट। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, हमने IS-16 से जब हम IS-40 में जा रहे हैं तो जो डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग अमाउंट आ रहा है दैट विल बी बेसिकली कैरिड टू द OCI, और आपकी जो फेयर वैल्यू बनेगी उसके ऊपर फिर आप इसको लेके जाओगे और जो उसके बाद की जो अमाउंट्स होंगी वो आपकी जाएंगी टू योर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद की जो रिवैल्यूएशंस होंगी और जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में।
अगर IAS 40 से चली जाती है IAS 16 में, ठीक है, तो फिर आप कहाँ पे, वो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो उसकी फेयर वैल्यू होगी दैट विल बिकम द कॉस्ट, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें, आगे बात करते हैं डी-रेकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दैट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। ये अच्छा, अब अगर मैं लेट सपोज ये कहता हूँ कि मैं अगर एक प्रॉपर्टी IAS 2 में थी और IAS 2 से निकल के वो चली गई, लेट सपोज यही वेरेटॉन वाली एग्जांपल है, अगर वो निकल के चली जाती है टुवर्ड्स योर IAS 40, तो फिर आप क्या करेंगे, व्हाट वेयर आर वी गोइंग टू प्लेस द डिफरेंस। IAS 2 के हिसाब से वो रिकॉर्ड हो रही थी एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, और वो चली गई टुवर्ड्स IAS 40, तो फिर हम डिफरेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर IAS 40 में कोई प्रॉपर्टी थी, IAS 40 में कोई प्रॉपर्टी थी और IAS 40 से निकल के चली आती है वो IAS 2 में, तो फिर हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, IAS 40 से कोई प्रॉपर्टी IAS 2 में चली आती है अगर पहले वो हमारी थी, फेयर वैल्यू विल बी द कॉस्ट। तैमूर सही, बिल्कुल ठीक बताया। तो अगर आपकी जो IAS 40 थी और IAS 40 से वो चली जाएगी टुवर्ड्स योर IAS 2, तो फिर आप लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे नहीं करते हैं, ये पुरानी चेंज थी 2012-13 के अंदर। उसमें आप जब चले आते थे फ्रॉम फेयर वैल्यू टू द फ्रॉम IAS 40 टू IAS 2, तो वहां पे होता था कि वहां पे आप लोअर ऑफ कॉस्ट NRV के अंदर कर देते हैं, बट ऑफ कोर्स उसके नतीजे में इतना बड़ा लॉस आएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे प्रॉफिट लॉस में। तो इसलिए जो फेयर वैल्यू विल बिकम द कॉस्ट एट ऑफ द इन्वेंटरी ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अबाउट अनदर स्टैंडर्ड। हमने कौन कौन सी कर ली है, हमने IAS 1037 कर लिया, हमने IAS 40 कर लिया, IAS 40 कर लिया, IAS 16 और 38 कर लिया, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं IAS 2 की। IAS 2 इज वेरी सिंपल। IAS 2 के अंदर सबसे अहम बात है वो यही है, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अगर मैंने यहाँ पे है IAS 2, IAS 2 I don't think I have IAS 2 नहीं है। IAS 2 बड़ा सिंपल सा है। IAS 2 के अंदर जो एक बात वो है कि आपकी जो इन्वेंट्री है दैट शुड बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है जी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास कौन सा मेथड आपके पास अलाउड नहीं है, फीफो लीफो या एवरेज कॉस्ट, कौन सा अलाउड नहीं है। सवाल है कि कौन सा मेथड अलाउड नहीं है आपकी IAS 2 के हिसाब से। लीफो इज नॉट अलाउड, ठीक है जी। तो ये बात भी जरा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो यही आमतौर पे टेस्ट होता है और यही आमतौर पे सवाल के अंदर आता है, ठीक है। तो IAS 2 इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फिनोमेना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। तो IAS 2 भी हमारा हो चुका है। नाउ वी मूव टू IFRS 5। IFRS 5 कर लेते हैं जी। IFRS 5 IFRS 5 आ गया जी हमारे पास। नाउ IFRS 5 जो है इज बेसिकली अबाउट नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, और इसके अंदर हमारे पास हेल्ड फॉर सेल करने की कुछ क्राइटेरियाज हैं। नाउ हेल्ड फॉर सेल करने के जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। IFRS 5 भी कहता है कि आपके पास अगर कोई एसेट, ये सवाल आ सकता है आपके पास एग्जाम में, अगर कोई एसेट, वो कहता है मैनेजमेंट कहती है कि हमने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है, और चाहे वो एसेट हो चाहे वो डिस्पोजल ग्रुप हो, ठीक है, तो उस केस में देयर मस्ट बी सम कंडीशंस जो कि मीट कर रही हो। वो क्या है, मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू अ प्लान टू सेल द एसेट, उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए, और वो कमिटमेंट आपको नजर आनी चाहिए कि वो फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई रिजॉल्व किया हुआ होंगे, तो वहां से आपको पता लग जाएगी कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट कमिटेड है या नहीं है। अब देखो ना, इसको इन सारे पॉइंट्स को कन्वर्ट करना होता है इनटू ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आप कैसे करोगे कन्वर्ट, आप बोलोगे भाई मैनेजमेंट कमिटेड होनी चाहिए, तो हाउ डू यू नो कि मैनेजमेंट कमिटेड है, कि मैनेजमेंट ने किसी बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड किया वो कि यार हमने इसको सेल करना है या डिस्पोजल ग्रुप को सेल करना हो।
तो अगर आप रिव्यू करोगे बोर्ड मीटिंग को तो आपको उसमें से पता लग जाएगा। एक्टिव प्रोग्राम टू फाइंड अ बायर मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड, ये कैसे पता करोगे? अगर आपको इसका प्रोसीजर बनाना है तो कैसे पता करोगे? हाउ वुड यू नो दैट? कि एक्टिव प्रोग्राम इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, वंडरफुल, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से कि भाई एक्टिव प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा और उसकी स्टेटस क्या है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है बायर से, तो बायर की कॉरेस्पॉन्डेंस आप फॉर एग्जांपल चेक कर सकते हो कि एक्टिवली एक्टिव प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब ये आपने कोई टेंडर वगैरह दिया हुआ होगा, आप इसको बेचना चाह रहे होंगे, तो देयर मस्ट बी समथिंग स्टार्टेड, ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इस तरह के प्रोसीजर से आप उसको टेस्ट कर सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो। एसेट मस्ट बी एक्टिवली मार्केटेड फॉर सेल एट अ प्राइस रीजनेबल टू इट्स करंट फेयर वैल्यू, ठीक है जी। तो इसके बारे में सवाल के अंदर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए कि आप इसको एक अनरीजनेबल प्राइस के ऊपर वैल्यू कर रहे हो। मार्केट में सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल रही है 20 मिलियन की, आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं 25 मिलियन की बेचूंगा, तो ये हमारे पास कंडीशन मीट नहीं करती है कि रीजनेबल प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस के अराउंड में होनी चाहिए, यानी बेचने वाली कहानी होनी चाहिए। द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो 1 साल के अंदर अंदर ये सेल कंप्लीटेड हो जाए जब से उन्होंने क्लासिफाई किया, जब से उन्होंने कि हमने इसको बेचना है। और सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्लान आर अनलाइकली, ऑफ कोर्स। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप ये मीट करते हो तो फिर आपका जो एसेट है या डिस्पोजल ग्रुप है दैट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्ड फॉर सेल। और जब वो हेल्ड फॉर सेल में चले जाता है तो फिर आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू विद दैट? व्हाट डू यू डू दैट? अब आपका अगला जो इम्प्लीकेशन है वो क्या पड़ता है? सबसे पहले इम्प्लीकेशन ये होती है कि आपकी डेप्रिसिएशन बंद हो जाती है। यू डोंट अप्लाई, यू डोंट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर सच एसेट्स। आपकी डेप्रिसिएशन खत्म हो जाती है, आप उसको वो रिकॉर्ड नहीं करते हो और अब आप उसको बेचने के चक्कर में लग जाते हो, ठीक है जी। और फिर क्या करते हो? उसके बाद फिर आप उसको टेस्ट करते हो, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसके ऊपर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हो। ये मेजरमेंट प्रिंसिपल है IFRS 5 का। आप क्या करते हो? आप इसको रिकॉर्ड कर देते हो एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट टू सेल जो है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और अगर वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन को भी मीट करती है देन यू आल्सो प्रेजेंट इट एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को आपको सेपरेट लाइन आइटम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट करना पड़ता है कि ये आपका प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस ऑन द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर है तो उसको आप रिकॉर्ड करते हो। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है? आ, हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन है। नाउ discontinued operation क्या होता है? It's basically a component of the entity that either has been disposed of or is classified as held for sale. And at the same time, अच्छा देखो, held for sale के लिए जो 5 कंडीशन है ना वो मैंने आपको बयान कर दी ऊपर held for sale के लिए। लेकिन अगर एक यानी बेसिकली इसको और held for sale दो तरह की होती हैं, एक होता है इंडिविजुअल एसेट और एक होता है डिस्पोजल ग्रुप। समझ आती है बात? नाउ अब इसको यूं समझ लो कि एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बेसिकली एक ऐसा डिस्पोजल ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट होता है कि जो फर्दर कुछ और कंडीशंस भी मीट करता है। वो कौन सी होती हैं? वो ये होती है। So it is basically a component of an entity. For example, for the purpose of understanding, you take it as a cash generating unit or a segment or a business unit or a group of cash generating unit that either has been disposed of or is classified as a held for sale, and at the same time, so ये further conditions हैं, represents a separate major line of business or geographical area of operations, is a part of a plan to dispose it of, or is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale. तो अगर आपके पास सवाल में इस तरह की बात आए कि आपने एक सब्सिडरी एक्वायर की है विद अ व्यू टू रीसेल, तो आपके जहन में फौरन से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया मीट करता हुआ नजर आना चाहिए। सही है जी। सो बेसिकली वो एक समझ लें एक डिस्पोजल ग्रुप, a disposal group may or may not be a may or may not be an operation,
यानी एक डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के लिए कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। और कंपोनेंट को समझें आप इस अंदाज में कि एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, एक सेगमेंट है, एक बिजनेस का यूनिट है, और उस अंदाज में आप समझें। तो एक डिस्पोजल ग्रुप हो गया कि यार आपके पास ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं बट दे आर नॉट बेसिकली सीजीयू, ठीक है। और एक डिस्पोजल ग्रुप है जो कि आपका सीजीयू है। इफ इट इज आल्सो अ सीजीयू तो उस केस में इट बिकम्स अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। समझ आती है बात? क्लियर है तैमूर? चले भाई। तो आपने जब इसको क्लासिफाई कर दिया एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो ऑफ कोर्स आपको इसको सेपरेट सिंगल लाइन में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नाउ अगर किसी एसेट को आप क्लासिफाई कर देते हैं, यहाँ पे इज अ वेरी गुड चार्ट दैट शोज उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेवरेबल रिस्पांस टू सेल, ठीक है। और इससे पहले चाहे वो IS2 के अंदर हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल PPE के अंदर हो, चाहे वो किसी और के अंदर हो, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे एज पर इट्स ओन एप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमने ये बात कर ली, और यही वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए IFRS 5 से मुतालिक। उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होती, और डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है, ये हमने बात कर ली। और हमने ये भी बात कर ली कि एक हेल्ड फॉर सेल की अकाउंटिंग कैसे होती है, ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट व्हिच इज IFRS 5 हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं अबाउट IAS 36। IAS 36 कौन से पेज पे यार, पेज नंबर नहीं देख रहा हूँ। नाउ IAS 36 जो है वो बुनियादी तौर पे जो मेजर प्रिंसिपल बयान करता है ना इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करने का या वैल्यू करने का, वो क्या कहता है? कहता है कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करोगे किससे? आप रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? इट्स बेसिकली हायर ऑफ व्हाट? वैल्यू इन यूज एंड तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट होती है उसको कंपेयर करते हो आप किससे? हायर ऑफ फेवरेबल कॉस्ट टू सेल वर्सेस वैल्यू इन यूज। तो अब आपके पास इम्पेयरमेंट। अच्छा, इम्पेयरमेंट को वो किस अंदाज में आमतौर पर पूछता है? वो आपको कुछ इंडिकेटर्स दे देगा। वो कहेगा भाई आग लग गई है फॉर एग्जांपल, या फिर लेट्स सपोज आपको वो देगा इंडिकेटर। अभी हम लास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको 6:30 हो रहे हैं एंड ऑफ कोर्स टाइम स्टार्ट का भी करीब आ रहा है। तो अब हम IAS 36 की बात कर रहे हैं। तो IAS 36 के अंदर आपने सबसे पहले जब इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट आते हैं उस वक्त आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल, और यही इंडिकेटर्स आपके सवाल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। नाउ एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या है? फॉर एग्जांपल कि आपकी जो प्राइसेस हैं, जिस जिस प्लांट के आउटपुट को आप बेचते हो, उसकी प्रोडक्ट को आप बेचते हो, उसकी प्राइसेस मार्केट में गिर गई है। तो अगर प्राइसेस मार्केट में गिर गई है, सेल्स मार्केट में कम हो गई है, बिल्कुल सही, दैट्स आल्सो इंडिकेटर। ठीक है, प्राइसेस मार्केट में गिर गई हैं, दैट्स आल्सो एन इंडिकेटर। देखो किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है वो उसके आउटपुट से डिटरमाइन होती है। अगर उसकी सेल्स डिमांड कम हो रही है या इसकी प्राइस कम हो रही है, दैट शोज के ये जो चीज जिसने इसको प्रोड्यूस किया है ये आपकी इसकी वैल्यू में कमी हो रही है, ये इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल कम हो रहा है या लॉस हो रहा है सेल के ऊपर, या फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, अब देखें ना बहुत सारी चीजें आउटडेट होती जा रही हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस हो रही है, दैट्स आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। तो आपके पास सवाल में इस तरह की बातें नजर आ रही होंगी, सही है जी। फिर अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि कुछ इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल that's also a good point. If capex increases by 50% but sales only by 5%, that means कि आपकी sales उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी आपने capex किया है, which means कि ये जो plant है
ये उतनी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा या इतना इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जितना उससे एक्सपेक्टेड था। एंड दैट्स व्हाई आप उसको अच्छा आमतौर पे इस तरह के रेशियोज के अंदर हम जरा ये भी होता है कि आप बेसिकली इट्स अबाउट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो आपका जो एसेट है फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का है तो आप इससे एक्सपेक्ट करते हो आमतौर पे इंडस्ट्री के अंदर ये बात फॉर एग्जांपल एक रूल ऑफ थंब है कि आपका जो एसेट का टर्नओवर रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 2, यानी आप 1 रुपए से 2 रुपए का रेवेन्यू या टर्नओवर जनरेट कर पाए तो फिर वो एसेट जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल या फिर वो फॉर एग्जांपल अपनी अपनी जो है ना वो वैल्यू के ऊपर चल रहा होगा। तो अगर आप केपेक्स आपका बढ़ रहा है बाय 50% बट आपका सेल्स आपकी बहुत कम बढ़ रही है दैट आल्सो एन इंडिकेटर कि आपकी इंपेयरमेंट है। सो ऑब्सोलेसेंस, फिजिकल डैमेज, आग लग गई और इस तरह के बहुत सारे इंटरनल इंडिकेटर्स दैट्स आल्सो अ इंडिकेटर कि जिसमें आपकी इंपेयरमेंट जो है वो आपको इंडिकेटर मिलता है। नाउ मूविंग ऑन, मेजर रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर आपके इंडिकेटर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, आप मेजर करें, आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपको कैरिंग अमाउंट को रिकवर आपको अपने रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ assets or CGUs, fair value less cost to sell, cost of disposal, and value in use। value in use क्या होती है? value in use is basically discounting of all the future cash flows जो कि आपको उस एसेट से मिलेंगे, ठीक है जी। और अगर आपकी इंटेंशन है टू यूज दीज एसेट्स तो भले ही आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लोअर देन द कैरिंग अमाउंट बट सिंस योर इंटेंशन इज टू यूज दीज एसेट्स तो ये वैल्यू इन यूज इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम योर रिकवरेबल अमाउंट। सही है। नाउ इसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, स्टार्ट में हमने कोई पॉइंट तो मिस नहीं किया। सही है। इम्पेयरमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है जी। और अनलेस के कोई फॉर एग्जांपल आपके पास इससे पहले कोई रिवैल्यूएशन जैसे हमने बात की थी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ है और आप उसके अंदर आपकी वैल्यू कम हो रही है, फिर सॉरी हमने बात की थी अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में आप इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी, और आप मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे इसको। नाउ अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे इम्पेयरमेंट, अगर आपके पास कॉस्ट मॉडल है, ठीक है जी, अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर चल रहे हैं तो फिर आप करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं अनलेस यू हैव समथिंग रिमेनिंग इन रिवैल्यूएशन सरप्लस और ओसीआई के अंदर कोई बैलेंस मौजूद हो, ठीक है, तो पहले आप उसको निकालेंगे और उसके बाद फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। दैट्स हाउ यू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट इन रिवैल्यूएशन मॉडल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, गुडविल को आपको हर साल इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ता है। दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपके पास इम्पेयरमेंट के लिए गुडविल आ रही है तो उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर कोई आपके पास सीजीयू है और सीजीयू के अंदर गुडविल भी है तो आपको उस सीजीयू को हर साल एनुअली रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज गुडविल को आप हर साल एनुअली रिकॉर्ड करते हो। दैट्स आल्सो अ पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, मेरे ख्याल में ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में चले जाएगा और आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट चलो मैं समझा देता हूँ। हालांकि ये C-टाइप 6 पर टेस्ट नहीं होने वाला क्योंकि ये बहुत डिटेल का पॉइंट है। नाउ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जब भी आपको लगता है कि आपका इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रहा है व्हिच मींस कि रिकवरेबल अमाउंट इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट, यानी अब आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट इससे पहले थी, पहले आप इसको इम्पेयरमेंट के ऊपर नीचे लेके आए, अब इस साल क्या हुआ कि आपकी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई, तो अब आपका रिवर्स हो गया इम्पेयरमेंट लॉस बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, ठीक है जी। अगर इंडिविजुअल एसेट की बात करें तो जो आपकी इंक्रीज कैरिंग अमाउंट को आप चेक करते हैं कि आपने जो अगर आपने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होता, ठीक है, तो फिर आप उस केस में आपकी जो कैरिंग अमाउंट होती है वो क्या होती है, तो पहले आप वो निकाल लेते हैं। सो इफ देयर वाज नो इम्पेयरमेंट लॉस तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट होती है वो क्या होती है वो आप निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर आप कंपेयर करते अपने फॉर एग्जांपल रिकवरेबल अमाउंट से, और आप
आपको लिमिट करना होगा अपने रिवर्सल को टू द एक्सटेंट ऑफ द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, यानी वो कैरिंग अमाउंट की अगर इम्पेयरमेंट ना होती तो उस वक्त होता। तो ये प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे फॉर द विद इंडिविजुअल एसेट्स भी और विद कैश जनरेटिंग यूनिट्स भी, कि जब आपके पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट होता है then you have to limit the reversal of impairment which is going to be in the profit and loss to the extent of the carrying amount जो कि होता अगर कोई impairment नहीं होता। I know थोड़ा सा complicated है, but अगर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहता है जी the impairment loss should be allocated to reduce the carrying amount of an asset। नहीं, ये बात वो नहीं है। Now यहाँ पे ये बात आ रही है, you can reverse an impairment loss only when there is a change in the estimate used to determine the asset's recoverable amount. It means that you cannot reverse an impairment loss due to passage of time or unwinding or discount। ठीक हो गया बात। Reversal of an impairment loss is recognized in the profit and loss unless it relates to a revalued asset। For example, the increased carrying amount due to reversal should not be more than what the depreciated historical cost would have been if impairment loss had not been recognized। ठीक है जी। तो आपको would have been carrying amount निकालनी पड़ेगी और उसको कंपेयर करना पड़ेगा increased carrying amount due to reversal से। ठीक है जी, और उससे ऊपर आप नहीं लेके जाएंगे। Also, you must not forget to adjust the depreciation for future periods to reflect the revised carrying amount की बात समझ में आती है। सही है जी। यहाँ पे अगर हम CGU की बात करते हैं, so when you reverse an impairment loss for a cash generating unit, you need to allocate reversal to the assets of the unit except for goodwill pro rata with the carrying amount। अच्छा, goodwill कभी भी रिवर्स होके अपनी वैल्यू के ऊपर वापस नहीं आती है। एक बार तब goodwill impairment हो गई, वो इम्पेयर हो गई, उसके बाद दोबारा उस गुडविल को अपनी शेप वापस लेके नहीं आएगी। उस अमाउंट के ऊपर दोबारा भले ही रिवर्सल हो गया, उसके बावजूद भी एक मरतबा गुडविल चली गई, एक मरतबा गुडविल आपने लूज कर दी, उसके बाद दोबारा से अपने बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ये कहते हैं द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट शैल नॉट बी इंक्रीज्ड अबव द लोअर ऑफ। ठीक है जी। सो लोअर ऑफ क्या? रिकवरेबल अमाउंट एंड द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन डिटरमाइंड विदाउट एनी प्रायर इम्पेयरमेंट लॉस। तो इससे ज्यादा आपको बढ़ानी नहीं है। सही है। किसी भी एसेट को यानी उसकी रिकवरेबल अमाउंट और उसकी वुड हैव बीन अमाउंट से ऊपर आप लेके नहीं जाएंगे, इन दोनों के लोअर से आप ऊपर लेके नहीं जाएंगे। Now I know ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऑफ कोर्स ये 5 मिनट के अंदर खत्म करने वाली बात है भी नहीं, और इतनी जल्दी विदाउट हम इसको, अगर आपके पास इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल हमने यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें जो कि मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, ये C5-6 के लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा कोई टेस्ट होने वाला नहीं है। आमतौर पे जो मोटी मोटी बातें आमतौर पे टेस्ट होती हैं। सो विद दिस हमने क्या किया, हमने एक्चुअली IAS 36 भी कवर कर लिया और 6:34 हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें इसको क्लोज करना चाहिए, और अब हम अगला वेबिनार करेंगे सैटरडे को, एंड विल ट्राई टू कवर सम मोर स्टैंडर्ड्स। और हम अगले 2 वेबिनार यानी अगले एक और वेबिनार के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ 5-6 स्टैंडर्ड्स मजीद कवर करके इसको क्लोज करें। बाकी आई एम श्योर यू हैव समरीज अवेलेबल, तो आपने उन समरीज के जरिए से यू कैन रिवाइज, बट ऑल आई वांटेड वाज टू गिव यू एन एडिशनल हेल्पिंग हैंड कि यार आपकी जो समरीज हैं वो वेबिनार के जरिए से कम से कम IFRS की वो आपकी रिवाइज हो जाए। अच्छा, मैंने आपको एक हैंडआउट भी दिया हुआ है, उस हैंडआउट से आप उसको पढ़ के, जो मैंने लेटेस्ट शेयर किया है ग्रुप के ऊपर, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपको इन्हीं IFRS की समरीज के प्रोसीजर्स में कन्वर्टेड चीजें मिल जाएंगी। तो IFRS 15, IAS फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे डिफरेंट हेल्प फॉर सेल, IFRS 5 और डिफरेंट तरह के जो आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जब प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको मिलेंगी उस हैंडआउट के अंदर जो मैंने आपसे शेयर किया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। ठीक है जी। तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, और सैटरडे को इंशाल्लाह हम मजीद स्टार्ट करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, एनी इश्यूज टिल व्हाट वी हैव स्टडीड?
थैंक यू अंजला। ऑल गुड जी, चलें इंशाल्लाह फिर इसको क्लोज करते हैं एंड देन विल मीट अगेन इंशाल्लाह ऑन सैटरडे एट 5 इंशाल्लाह। ठीक है जी, यू आर वेलकम, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू अंजला, थैंक यू खालिद, इनाम, इमरान, रबिया, मुबीन। इफ्तार कीजिए जी और समोसे पकौड़े खाएं, मेरी दुआ कीजिएगा कि हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, इनफैक्ट सबके लिए कि हम सब जो है वो सेहतमंद रहें। आजकल का ज़माना बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा हसनैन, आपकी तो 2 घंटे बाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी दुआ में तो आप सब होते हैं, आप सब होते हैं। खुदा आप लोगों को कामयाब करें इंशाल्लाह। और आपकी मेहनतें जो हैं वो रंग लेके आए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आई कैप 22 जून से एग्जाम ले रहा है, तो लेट्स सी। ऑलराइट जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आई एम साइनिंग ऑफ। उस्मान, अल्लाह हाफिज। क्या प्रॉब्लम है इस टाइम? ओ कोविड-19, या दुनिया भर में चल रहा है यार ये तो। अल्लाह करे बस चीज़ें बेहतर हो जाए, अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हो जाए। बुरा हाल है। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज।